Welcome you all in our today's session, which is on the subject of organization of commerce and management. With we have Dr. Professor Rupesh Dahake sir, who is delivering the business service, the information about the business services. Sir, please start your lecture. Okay, thank you, ma'am, for giving this opportunity to explain this topic. So, I'm going to start my today's topic, that is business services. This is one of the important topic you have in the 12th paper, that is OC, Organization of Commerce. So, business services. ये जो शब्द हमको सुनाई देता है, बिजनेस प्लस सर्विसेज। तो बिजनेस का मतलब होता है जो हम लोग देखते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग जो हम करते हैं नॉर्मली, जो बिजनेसमैन होता है ही मेक द प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग इनटू द मार्केट। लेकिन ये बेचने के लिए जो हम देखते हैं ना कि ये बेचने, जैसे कोई भी XYZ कंपनी, जैसे जियो कंपनी है जो अपनी मोबाइल सर्विसेज कस्टमर को बेचती है। तो वो बेचने के लिए उनको कुछ सर्विसेज या कुछ हेल्प की जरूरत होती है जिससे वो बिजनेस को अच्छे से चला सके। सो दैट सर्विस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस। क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए जो भी एफर्ट्स या जो भी इनपुट्स लगते हैं वो सर्विस फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज लगते हैं उनको, तो एम्प्लॉयज की सर्विसेज लेती है बिजनेस वाले। तो ओवरऑल इट्स वेरी कॉमन टॉपिक फॉर अस कि जब भी कोई बिजनेस चलाता है तो वो बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए जो भी एफर्ट्स या परफॉर्मेंस या जो भी सपोर्टिव एक्टिविटीज की जरूरत होती है तो वो सर्विस फॉर्म में लग सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे इस टॉपिक के अंदर में हम लोगों को कुछ 5 सेक्टर्स दिए हुए हैं जो आगे हम जानेंगे इससे पहले, ठीक है। तो जैसे अभी आपको एक छोटी सी इमेज दिखाई देंगी, जैसे आप देखते हो कि सर्विस क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मीन बाय सर्विस। बिजनेस को तो हम समझ चुके हैं कि इट्स एक्टिविटी टू बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। ये तो वैसे वैसे ब्रॉडर सेंस में बिजनेस बहुत बड़ी चीज है, बट नॉर्मली हम दो शब्दों में इसको समझेंगे तो इट्स नथिंग बट ए बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, इट्स कॉल्ड द बिजनेस, जो प्रॉफिट पर्पस के लिए की जाती है। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि लुक एट दिस इमेज, आपको दिखेगा कि देर आर टू पर्सन जो रिपेयर मैन है, दो दे आर सॉर्ट आउटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द कार। तो ये क्या है कि सर्विस है एक्चुअल में, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू दिस कार ओनर। जो भी इसका मालिक होगा उसकी कार खराब हो गई है और वो गैरेज में इस कार को लेके जाता है और जो दो मैकेनिक्स होते हैं उस कार को रिपेयर करते हैं डेफिनेटली। सो व्हाई द कार ओनर गोइंग टू द गैरेज, बिकॉज ही वांट कि उसकी कार खराब है और वो कार को अच्छा करना है उसको। दैट्स व्हाई ही टेकिंग द सर्विसेज ऑफ मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स मैन क्या करता है, ही यूज हिज स्किल और एक्सपीरियंस टू रिपेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ कार। तो एक सर्विस, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। सर्विसेज के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आपके सराउंडिंग में देखेंगे आप, जैसे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सर्विस आती है, मोबाइल सर्विसेज है, केबल सर्विसेज है। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ सर्विसेज। आपको एंटरटेनमेंट या टीवी देखना है तो यू नीड केबल चैनल, केबल नेटवर्क। आपको कॉल करना है किसी को, यू वांट टू कम्युनिकेट विद द your friend or your family members, so you need mobile connections. So mobile connection matlab like a Airtel, Jio, this company providing you the communication services so that you can able to communicate with your family or concerned person you want to contact. तो ये सब चीजें सर्विसेज के अंदर में आती है। तो इससे एक चीज तो पक्की अपने को दिखती है कि सर्विस एक ऐसी चीज है या एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो दिखता नहीं है एक्चुअल में। अब वो लोग जो काम कर रहे हैं, he simply using her skill and experience. जैसे मैं आपको आई एम टेकिंग दिस क्लास, so I am giving my services to you people. So you are just experiencing my service or you are just listening my service. आप मेरे को सुन रहे हो या मेरे नॉलेज को आप देख रहे हो या उसको महसूस कर रहे हो, बट यू कैन नॉट टच द नॉलेज और एक्सपीरियंस, बट यू कैन फील इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट। उसको सर्विस बोला गया। तो सर्विस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द बिजनेस। तो जैसे अकॉर्डिंग टू योर बुक्स हम देखेंगे कि नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ व्हाट इज मीन बाय बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस होता क्या है? तो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन आपके बुक में दी हुई है, देखो, बिजनेस सर्विस आर दोज सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब
हम देखेंगे कि बिजनेस सर्विस जो ऐसी चीज है जो एक बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए यूज की जाती है, उसको हम बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। आई हैव कोटेड वन एग्जांपल हियर। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, देखिए कि जैसे आप लोगों को शायद यू आर नॉट सो मच फैमिलियर विद दिस वर्ड जी सूट। तो जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन तरीके से मार्केटिंग करती है। आपको आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं या आपको इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, या आप जो भी कोई सर्च करते हो आपके मोबाइल को यूज करते हो तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन कंपनी गूगल कंपनी कंसर्न कंपनीज को प्रोवाइड करती है कि आज XYZ पर्सन ने क्या सर्च किया। सो दीज गूगल कंपनी एक बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस को हेल्प करती है एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए। जैसे किसी को एडवर्टाइजमेंट करना है, सो वी कैन यूज गूगल एडवर्ड जो सबसे सस्ता भी है, और आज एक लोकल दुकानदार भी इसको परचेस करके अपनी एडवर्टाइजमेंट ग्लोबल लेवल पे ये कर सकता है, जिससे क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली बूस्ट अप द सेल्स, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन करने का एक तरीका है जिसमें लोगों के दिमाग में वो आइडिया डाला जाता है कि बस दिस XYZ प्रोडक्ट इज अवेलेबल विद दिस प्राइस विद दिस फीचर। तो ये बताने का काम, ये लोगों तक पहुंचाने का काम एडवर्टाइजमेंट करता है। तो आज के इस डिजिटल युग में गूगल कंपनियां बहुत सारी सर्विसेज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रही है। जैसे फेसबुक से लेके हम ये चीजें देखते हैं। तो ये जो आपका जो पर्सनल डेटा है, आप क्या सर्च करते हो, आप मोबाइल पे कितना टाइम, क्या कौन सी ऐप को यूज करते हो, ये डेटा का यूज कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए करती है। सो बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिझनेस। बिझनेस चालवण्यासाठी ज्या काही सेवा लागतात, व्यावसायिक सेवा लागतात, ज्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की जाहिरात असू शकते, काही पण असू शकते याच्यामध्ये. पण आपण आता सध्या जे बघणार आहोत, आपल्याला जो सिलेबस दिलेला आहे याच्यामध्ये, ते आपण आता बघणार आहोत की आपल्याला वी हॅव अंडर दिस टॉपिक वी हॅव 5 मेजर एरिया दे आर ऑलरेडी गिवन: बँकिंग, इन्शुरन्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड देर इज आई थिंक कम्युनिकेशन। देर आर 4 सेक्टर दे प्रोवाइडेड यू। तो ये सेक्टर से भी आगे है, लेकिन वी विल गो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कि हमको एग्जाम पास करना है। सो आई होप कि आपको एक बात तो समझ में आ गई होंगी कि बिजनेस सर्विसेज क्या है। बिजनेस सर्विसेज ऐसी चीज है जो बिजनेस चलाने की सक्सेसफुली चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो अभी सर्विसेज क्या है हम इसको आगे जानेंगे। लुक एट दिस नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपके बुक में कुछ मिनी डेफिनेशन दी गई थी, जैसे हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी द मीनिंग्स। तो सर्विस आर क्लोजली एसोसिएट विद द गुड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती है कि जो गुड्स के साथ एसोसिएट होती है। लाइक कार्गो सर्विसेज आप देखोगे, जैसे आप देखते हो ना कभी कभी कंटेनर ट्रेन जो देखते हो, तो कंटेनर ट्रेन क्या करती है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है, सिंपली मूविंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ गुड्स सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन रेलवे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि you give your goods to railway for transporting from Wardha to Mumbai. So it doesn't mean कि entire train is your, ये ट्रेन आपकी नहीं होती है, लेकिन you can use that space. You purchase, you rented that particular space, and that's why you are eligible to send your goods from Wardha to Mumbai. तो ये चीज है कि बहुत सारे ऐसी सर्विसेज होती है जो प्रोडक्ट के साथ में आती है। जैसे आपका मोबाइल प्लस हैंडसेट, जैसे आप सिम खरीदते हो, तो ये सिम हो गया गुड्स, और उस सिम लगाने के बाद आपका मोबाइल 4G या 3G नेटवर्क मिलता है, दैट इज योर सर्विसेस। सो सर्व्हिसेस आर क्लोजली असोसिएट विथ द गुड्स। वस्तूंसोबत सेवा जोडलेली असते। भरपूर सारे सेवा अशा आहे ज्या वस्तू नसेल तर ते आपण वापरता येऊ शकत नाही। जसं बस, you avail the bus services, so definitely you need to sit in the bus, then you are eligible to travel from one place to another place। अगर आप बोलेंगे घर बैठ के मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाऊं, दैट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल, बिकॉज सर्विस आर इनविजिबल, वो दिखती नहीं है। लेकिन कुछ गुड्स वो फिजिकल प्रोडक्ट होने के बाद ही हम उस सर्विसेस को अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक आहे, तर तसं आपण म्हटलं की मालगाडी, त्यात माल पाठवला जातो एका जागेवरून दुसऱ्या जागी। सेकंड इम्पॉर्टंट पॉइंट इज नो ट्रान्सफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप ऑफ सर्व्हिस गुड्स। ठीक आहे। नॉर्मली सर्व्हिसेसला आपण काय करू शकतो की ट्रान्सफर नाही करू शकत,
no transfer of possession or ownership of service goods. We cannot transfer these services from one place to another place. ठीक है. So this is the important characteristic of service. ठीक आहे. आपण म्हणजे तसं पोझिशन एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीपासून देऊ शकत नाही. आय कॅन नॉट गिव माय ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कि मेरे दिमाग से निकाल के आपके दिमाग में डाल दूं. बट यस डेफिनेटली एजुकेशन में हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते हो, बट दिस इज नॉट ओनरशिप ट्रांसफर. ओनरशिप तो मेरे पास ही रहने वाली है. जैसे बस की ओनरशिप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में रहती है. यू जस्ट सिंपली बाइंग द टिकट एंड ट्रैवलिंग थ्रू द बस. यही हम कर सकते हैं. तो देर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. नंबर 3, कैन नॉट बी स्टोर्ड कैन और ट्रांसपोर्टेड. वी कैन नॉट ट्रांसफर सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वी कैन नॉट स्टोर द सर्विसेस. हम नाही कर सकते. सर्व्हिसेस को स्टोर नाही किया जा सकता. आपण त्याला साठवून ठेवू शकत नाही. चौथा महत्वाचा पॉइंट दिलेला आहे, एक्झिस्टन्स ऑफ सर्व्हिस वेन दे बॉट अँड कन्झ्युम. सर्व्हिस विल बी एक्झिस्ट वेन यू आर रेडी टू कंज्यूम. कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन बोथ, ये दोनों चीजें एक साथ चलती है सर्विस प्रोडक्ट के अंदर. जैसे आप इफ यू गो टू द होटल, सो यू जस्ट ऑर्डर देम, देन द फूड विल बी रेडी. ऐसा होगा कि आप वहां खाने के लिए जाएंगे तभी आपको फूड मिलेगा, नहीं तो आपको फूड नहीं मिलेगा बिना चाहे. इफ यू गो टू द बैंक, बैंक में जाओगे तो ही बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी. इफ यू आर नॉट गोइंग टू बैंक, यू विल नॉट गेट एनी बैंकिंग सर्विसेज. सो दैट्स व्हाई की सर्व्हिसेस प्रोडक्शन अँड कन्झम्पशन आर सायमल्टेनियसली. एक म्हणजे उत्पादन आणि उपभोग ह्या दोन्ही गोष्टी सोबतच असतात सर्व्हिस बिझनेस सर्व्हिसच्या बाबतीमध्ये. सो दीज आर इम्पॉर्टंट key points regarding the business services. Okay, now come to the next slide. There are few definition which is given in your book. The same definition I have मैं इसको आगे कर रहा हूँ. देखो, there are two definition. One definition belongs to Philip Kotler. According to Philip Kotler, he said the services is the act of performance that one party can offer to another that essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to physical product. तो ये डेफिनेशन काफी सिंपल और काफी अच्छी दी है, जिसमें काफी ब्रॉडर सेंस में फिलिप कोटलर ने डिफाइन किया है कि व्हाट इज मेन बाय सर्विस. सर्विस इज नथिंग बट ए परफॉर्मेंस एक्ट और परफॉर्मेंस जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करते. म्हणजे एक व्यक्ती दुसऱ्या एक व्यक्ती किंवा एक ग्रुप किंवा एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीला किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला ती ऑफर करत असते किंवा और इसेन्शियली इंटेंजिबल, नॉर्मली ते दिसत नाही. ठीक है. एंड देर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ठीक है. लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन बाय द फिलिप कोटलर इज द इट प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड विथ टू द फिजिकल प्रोडक्ट. तो सर्व सर्व्हिसेसला फिजिकल प्रोडक्टची म्हणजे एक म्हणजे आपण म्हणतो ना वास्तविक वस्तूची गरज नसते. काही सर्व्हिसेस इनविजिबल असतात. सपोज यू गो टू द वॉचिंग मूवी बघायला गेले थिएटरमध्ये, तर तुम्ही मूवी बघून वापस घरी येऊन जाता. यू नेवर कॅरी एनिथिंग विथ यू. You simply carry the ticket. Ticket is the proof कि you buy that services. But actually, you are just getting the experience. Invisibly, आपको experience मिलता है, जो intangible experience मिलता है. You feel happy while watching the movie. But physically आपके पास में कुछ भी नहीं आता. और कुछ प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि definitely you want mobile services, you need to buy the SIM. You go to the shop and ask for the 4G SIM or 5G SIM. He will give you the SIM and you are eligible to get the 4G services in your mobile. So may or may not be physical tie-up, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. And there is a second important definition given by the American Marketing Association. Activities, benefits or satisfaction which are offered for sale or provided in connection with the sale of goods. तो ये एक एक्टिविटी है या एक सेटिस्फैक्शन है जो ऑफर्ड किया जाता है बेचने के लिए. ठीक है. जिनका मकसद ही होता है कि ये बेचना है, तो उसको सर्विसेज बोला गया है. जैसे बहुत सारे आप देखते हो कि होटल सर्विसेज, हॉस्पिटल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज. दीज आर ऑल द बेनिफिट्स, एक्टिविटीज, सेटिस्फैक्शन. आप खाना खाने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज द होटलिंग सर्विसेज. दे आर रेडी टू सर्व यू द फूड. आपको खाना वो ऑफर करते हैं. whenever you go to visit it to hotel, they offer you food. Means they are actually offering you satisfaction. ठीक है, जो हम पैसे दे के खरीदते हैं.
So this two definition give you the broader idea about the services. I hope you understand. Then next is next slide. See, hmm. These are some few features of services जिसमें हम काफी शॉर्ट वे में इसको बात करेंगे. देखो की सर्व्हिसेस आर इंटँजिबल. वी ऑलरेडी डिस्कस की सर्व्हिस हे अदृश्य असते, ते दिसत नाही, ते फक्त अनुभव घेऊ शकतो आपण. वी जस्ट एक्सपिरियन्स इट. नंबर 2, हेट्रोजेनियस. सर्व्हिसेस आर हेट्रोजेनियस. हेट्रोजेनियस मीन्स व्हाट? की सर्व्हिस परफॉर्मेंस आर वेराइड time to time or परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू द होटल, अगर आप शुरुआत में होटल में जाते हो, you might be get different taste of food, and if you go to the last hour in the hotel, बंद होने के पहले थोड़ा जाते हो, तो that time you offer the food might be taste of that food might be somewhat different. क्योंकि क्या होता है कि जो पहला आवर होता है जिसमें जो शेफ होता है, जो खाना बनाने वाला आता है, वो बहुत फ्रेश माइंड से काम करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है वो थक जाता है. तो माइट बी दैट क्वालिटी ऑफ फूड माइट बी डिफरेंट. इसीलिए बोलते हैं कि एक जैसी सर्विसेज नहीं मिलती हमको. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल नेटवर्क. अगर आपका मोबाइल का नेटवर्क भी आप देख लोगे कि जो नेटवर्क के आसपास के एरिया में रहते हैं वहां अच्छा नेटवर्क आता है, लेकिन जो दूर रहते हैं उनको नेटवर्क एक जैसा नहीं मिलता, उनको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हाउ टू कनेक्ट विद द दिस वीडियो लेक्चर. तो ऑब्वियसली देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम. तो हर जगह पे नेटवर्क 4G का तरीका नहीं है. समवेयर 2G वर्किंग, समवेयर 3G वर्किंग, एंड समवेयर ऑल द नेटवर्क इज वर्किंग. इट डिपेंड ऑन द टावर, वेयर द टावर इज सिचुएटेड इन द सिटी. तो हेट्रोजेनियस ऑफ सर्विस. 4G नेटवर्क, 4G सर्विसेज या 5G सर्विसेज सभी को सेम लेवल की नहीं मिलती. किसी को बहुत अच्छी स्पीड मिलती है, किसी को कम मिलती है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस. नंबर 3, इनसेपरेबल. यू कैन नॉट सेपरेट द टैलेंट. जैसे आप देखते हो ना कि कोई जो जिसका भी कोई स्किल है, जैसे मेरा टीचिंग का स्किल है, यू कैन नॉट सेपरेट माई स्किल फ्रॉम माई सेल्फ. मेरे से अलग नहीं कर सकते आप लोग. तो सर्विसेज का ऐसा ही है, एक बेस्ट मैनेजर का मैनेजर स्किल या लीडरशिप स्किल को अलग नहीं किया जा सकता. तर सर्व्हिसेस किंवा जे सेवा आहे याला आपण विभाजित करू शकत नाही. नंबर चौथी गोष्ट, इनकन्सिस्टंट. ऑब्वियसली इनकन्सिस्टंट आहे. परफॉर्मन्स जो भी आहे तो कन्सिस्टंट नसतो, कमी जास्त असू शकतो. सर्व्हिसेस मध्ये क्वालिटी माइट बी डिफरंट. वी ऑलरेडी डिस्कस इट. नंबर फिफ्थ पॉइंट इज द परिशेबल. परिशेबल मीन्स व्हाट? कि सर्विसेज सर्विस प्रोडक्ट कांट बी स्टोर. इसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, त्याला साठवून ठेवू शकत नाही, ते लवकर संपतं. ठीक आहे. वी कॅनॉट स्टोर द सर्विसेस. दिस इज द इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ द सर्विसेस. लास्ट पॉइंट इज कंझ्युमर पार्टिसिपेशन. सपोज यू वॉन्ट सर्व्हिस, यू मस्ट बी देअर. म्हणजे तुम्हाला जर सेवा पाहिजे नसेल तर तुम्हाला तिथे राहणं आवश्यक आहे. सपोज यू वॉन्ट टू ट्रॅव्हल, so definitely you need to reach to bus stop and catch the bus. Merely saying ki I want to travel from Wardha to Nagpur and I don't want to go bus stop. I just sit at my home and I will going to travel. This is not going to possible. आपको बस सर्विस चाहिए, आपको ट्रैवलिंग करना है तो आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जाना पड़ेगा और वहां पे ट्रेन कैच करना पड़ेगा, बस में जाना बैठना पड़ेगा. सो इट मीन्स दैट कि at the time of product consumption, consumer participation is important. सर्विसेज लेना है तो कंज्यूमर प्रेजेंट होना जरूरी होता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ सर्विसेज. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नंतरचा पॉइंट बघू की दिस इज द अगेन द एक ब्रॉडर वे में डेफिनेशन दी है. बिजनेस सर्विसेज those services which help the business to grow and help the businesses to function seamlessly. म्हणजे व्यावसायिक सेवा म्हणजे काय? की अशा सेवा ज्या व्यवसायाला वाढवतात आणि त्यांना मदत करत असतात एक चांगलं व्यवसाय चालवण्यासाठी, त्याला आपण व्यावसायिक सेवा म्हणत असतो. ठीक आहे. देर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज इन द वर्ल्ड. जेवढ्या खूप साऱ्या कंपन्या आहेत. एव्हरी कंपनी युझिंग द डिफरंट डिफरंट काइंड ऑफ सर्व्हिसेस. ठीक आहे. why they using these services? Suppose some company taking the security services from private security company, some company hiring the employees, some company hiring the experts to guiding them to how to make the better products for the customer. If they make the better products, so automatically they will successfully launch the product in the consumer market, and consumer will be attracted towards that product with the help of expert people. So obviously every company taking the services, business services from मतलब फ्रॉम द वेरियस पार्टीज, अलग अलग लोगों से वो सेवा लेती है जिससे बिजनेस बढ़ता है और बिजनेस अच्छा चलता है. उसको हम व्यवसायिक सेवाएं बोलते हैं इसके अंदर में.
ठीक है, चाहे वो गूगल कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, दुनिया की हर कंपनी ये व्यावसायिक सेवाएं लेती है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे कि जैसे इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। टीसीएस कंपनी को मेंटेनेंस का सेवा लेनी पड़ती है, जिनके उनके यहाँ जो कंप्यूटर्स है उसको मेंटेन करना है, उनके पास जो सर्वर है उसको मेंटेन करने के लिए दे रिक्वायर्ड सर्विसेज। जो भी इंजीनियर्स होते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, दे टेकिंग सर्विसेज of those companies or those persons for seamless functioning of business। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके अंदर में। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड। लुक एट दिस, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ, हमने देखा ना कि हमारे जो सिलेबस में दिया है कि वी हैव बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर एंड वेयर हाउसिंग सेक्टर। ऐसे 5 सेक्टर्स हमको सिलेबस में दिए हैं, बट आउट ऑफ 2 सेक्टर्स आपको सिलेबस में नहीं है, दैट आई थिंक कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। दिस 2 टॉपिक वी डोंट हैव इन दिस सिलेबस, जो एग्जाम में आपको नहीं आने वाले। So we are going to only discuss 3 topics, that is banking, insurance and warehouse। ठीक है, so let's see the first sector, banking sector। Now let's understand what is meant by bank। जो बँक हा जो शब्द आलेला आहे ऍक्च्युअल मध्ये, इट्स अ व्हेरी फ्रेंच वर्ड। बँको नावाचा शब्द होता, त्याच्यातून आलेला आहे आणि बँकोचा अर्थ होतो बेंच। द मीनिंग ऑफ बँको मीन्स बेंच। आणि अर्ली टाइम्स दोज हु प्रोवाइड द मनीज टू नीडी पीपल्स, जिसको हम मनी लेंडर्स बोलते हैं, सावकार जो पैसे देणारा असतो उधार, त्या लोकांना आपण सावकार म्हणतो किंवा मनी लेंडर्स म्हणतो। सो इन एन्शियंट टाइम वाय द बँक नेम इज कम, बँक हे नाव बँकेला कसं पडलं, तर बँकोचा अर्थ होतो बेंच। तर हे लोक मनी लेंडर्स जे होते पहिलेच्या काळामध्ये एका टेबलवर बसायचे आणि तिथे पैशाचे असे मोठे मोठ्या थप्प्या लावायचे, त्याला बिग हिप्स म्हटलेलं आहे याच्यामध्ये। बिग हिप्स, बेंचेस और टेबल, त्या बेंचेसवर हे असे कॉइन्स ठेवायचे आणि दे ऑफरिंग लोन्स टू नीडी पीपल्स। ते एका बेंचवर लावून बाजारामध्ये बसायचे आणि ते पैसे गरजू लोकांना द्यायचे। सो दॅट टाइम द बँको वॉज नेम, आपण म्हणतो ना बँको, विच इज द फ्रेंच वर्ड। नॉर्मली बँकिंग जो इनोव्हेशन आहे किंवा जो काही त्याचा शोध आहे, नॉर्मली युरोप कॉन्टिनेंट मध्ये झालेला आहे ऍक्च्युअल मध्ये। बँकेची सुरुवात आपण म्हणतो की मोस्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट हॅपनिंग रिलेटेड विथ द बँक्स वॉज हॅपन इन द युरोप कॉन्टिनेंट। ठीक आहे, सो दिस इज द स्मॉल स्टोरी अबाउट द बँक। या बँक हा शब्द कुठून आला, तर बँकोचा अर्थ होतो बेंच आणि हा आला फ्रेंच वर्ड। ठीक आहे, सुरुवातीला जे जुन्या काळी बेंच लावून मोठ्या मोठ्या पैशाच्या थप्प्या ठेवायचे आणि ते पैसे उधार द्यायचे लोकांना। इवन ऍट प्रेझेंट काही आफ्रिकन देशामध्ये आजही अशा पद्धतीने पैसे उधार दिले जातात। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। हा, what is meant by bank? Now officially we are going to see what is the definition of bank। The bank is a financial institution which deals with the deposit and advances and other related services। Bank provide the various services related to money or financial requirement of consumer। अपन जो बैंक्स बघतो ना, वी ऑल नोज अबाउट द बैंक्स। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं होगा जिसको बैंक के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, बैंक्स के बारे में सभी लोग जानते हैं। बैंक का मतलब क्या होता है कि जिसको हम जैसे जब भी हम बैंक को विजुअलाइज करते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि देयर इज अ मनी, पैसे से डीलिंग करने वाले बहुत सारे पर्सन काउंटर में बैठे रहते हैं, दे एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स टू नीडी पीपल्स, दे ऑफरिंग यू फायनान्शियल सर्व्हिसेस, काही वित्तीय सेवा तुम्हाला पुरवतात, लॉकर सुविधा देतात, तुमचे पैसे से तुमच्या खात्यात जमा करतात, तुम्हाला केव्हाही गरज पडली तर तुम्हाला ते पैसे प्रोव्हाइड करतात। वेन एव्हर यू नीड लोन्स, तुम्हाला उधार पाहिजे नसेल तर पैसे ते पण देतात, त्याला आपण बँक म्हणतो। दिस इज द सिंपल ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ बँक। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं बैंक्स के, तो मैं ब्रॉडर वे में बताऊंगा। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ब्रॉडर व्यू कि देयर इज अ नंबर 1 टाइप जो है सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक मीन्स द बैंक्स दैट इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हम देखते हैं ना, आरबीआय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारताची मध्यवर्ती बँक आहे, जी पूर्ण बँकांना नियंत्रित करते, त्यांना रेग्युलेट करते, त्यांना मॅनेज करते। देशामध्ये जेवढ्या काही पैशा रिलेटेड, पैशा संबंधित नियम कायदे आहे, आरबीआय काढण्याचं काम करतो। आरबीआय इज द
apex body who control the entire banking system of India. ठीक है, so this is come under the first point कि RBI was established. I think in your book establishment year थोड़ा गलत दिया है, just check it. According to me, RBI was established in 1935 and it was nationalized in 1949. Okay, so this 2 years don't forget कि 1935 में अंग्रेजों ने इसको लाया, ठीक है, और 1949 में we got the independence, and after the independence we nationalized this RBI for उसका राष्ट्रीयकरण किया गया. मतलब राष्ट्रीयकरण केलं म्हणजे पहिले ही सेंट्रल बँक जी होती, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, ही खाजगी होती. आता ती देशासाठी काम करत असते. सेंट्रल बँक इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बँक. नंबर 2 द कमर्शियल बँक. कमर्शियल म्हणजे व्यापारी बँका म्हणतो आपण त्याला. तर ह्या ज्या व्यापारी बँका आहेत, जसं अलाहाबाद बँक, देना बँक, महाराष्ट्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोडा, these are the easy examples of commercial bank. Their motto of doing the banking business is simple. They want to make the profit, offering loans, accepting deposit. ठीक है, of accepting deposit at the they provide the interest to depositor. 3% से interest देती है, and suppose you need loans, so they offering you loans at the 15 to 10% से ज्यादा interest लेती है. So obviously they are doing the business for profit making purpose. So याला आपण म्हणतो व्यापारी बँका. That's why it's called the commercial banks, because their motto to doing this business, banking business, is simple. They want to make the profit. नंबर 3, कॉपरेटिव्ह बँक्स. कॉपरेटिव्ह बँक म्हणजे सहकारी बँका म्हणतो, ज्या म्हणजे सहकारी बँका आपल्या म्हणजे वर्धा जिल्ह्यातही बघू शकतो की देर आर सो मेनी. बुलढाणा अर्बन, अकोला अर्बन बँक्स, Tirupati urban banks, these are the famous name in Wardha. So these are the cooperative banks which offering the banking services to small छोटे मोटे जो व्यापारी है, जो बिझनेसमॅन है, छोटे बिझनेसमॅन, शेतकरी आहे, त्या लोकांना बँकिंग सुविधा मिळण्यासाठी हे कॉपरेटिव्ह बँक्सचं इस्टॅब्लिशमेंट करण्यात आलेलं आहे. जिथे ह्या व्यापारी बँका पोहोचू शकत नव्हत्या, किंवा कॉपरेटिव्ह बँक असे एक बँकिंगचा टाईप आहे जो कॉपरेटिव्ह म्हणजे सर्व मिळून बनवलेली एक बँक आहे. जो पण इथे खाते ओपन करतो, दोज आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम दिस बँक, they are automatically become a shareholder of this bank. म्हणजे means the cooperative bank, in the cooperative bank जेवढे काही मेंबर्स असतील ते सर्व मेंबर्स हे मालक असतात. ऍक्च्युअली all will get the dividends if they are in the profit. So this is the mechanism of cooperative bank. So obviously cooperative bank is somewhat different than commercial bank. प्रॉफिट मेकिंग आहे, बट ऑब्विसली प्रॉफिट मेकिंग जे काही प्रॉफिट होते ते आपसामध्ये वाटलं जाते, जेवढे काही खातेधारक असतात त्यांच्यामध्ये. सो दिस इज वॉट द बेसिक डिफरन्स. कमर्शियल बँकच्या बाबतीत तसं होत नाही. ओके, नंबर 4, there is a development banks. For example, IFCI, Indian Finance Corporation, Industrial Finance Corporation of India. Industrial Finance Corporation of India. This is the full form of IFCI. State Finance Corporation, IIB, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIB. तो ये जो डेवलपमेंट बैंक्स है, जिसका मेन पर्पस क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करना, बड़े बड़े इंटरप्राइजेस को फाइनेंस करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना. थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन दे वांट टू इम्प्रूव द economic growth of the country. So these development banks give the long term loans to the industry. दीर्घकालीन मुदतीसाठी जे मोठे मोठे लोन मोठमोठ्या व्यावसायिक संस्थेला दिले जाते, जसं फॉर एक्झाम्पल रिलायन्स, फॉर एक्झाम्पल विप्रो, फॉर एक्झाम्पल देर आर सो मेनी कंपनीज दे आर ऑलरेडी डूइंग बिजनेस इन इंडिया, महिंद्रा, टाटा. तो ये सारे जो जितने भी बिजनेसेस है, इन लोगों को जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या नया बिजनेस करते हैं, तो ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं करते, तो ये 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं. तो ये जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट बैंक्स होती है, ये इसको फंड प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनका मेन मोटो, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1948 में IFCI का. इनका मेन पर्पस वही था कि टू बूस्ट अप द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री. यहाँ पे इंडस्ट्रीज कम है, खेती ज्यादा है. ठीक है, रॉ मटेरियल तो है लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं है, तो कैसे प्रोसेस होगा वो रॉ मटेरियल. ओके, तो दिस इज द डेवलपमेंट बैंक्स वी हैव, जिसका मेन पर्पस है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फंड प्रोवाइड करना, और जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, जिसमें इकोनॉमिक ग्रो को प्रमोट करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. दिस इज द प्रपोज
from main core objective of development banks. Next is the exchange bank. If you see in the image, UBS, Citibanks, HSBC, RBS, Standard Chartered, these are some foreign banks. Even SBI also called the exchange bank. Exchange banks related with the foreign currency. If you need dollars, if you need euro, so you need to contact this bank. Okay, if you want to convert your foreign money into local currency, so you need to take this bank, take the help of this bank. एक्सचेंज बँक म्हणजे जे विदेशी मुद्रांचं रूपांतरण करून देते, कन्वर्शन करून देते. सपोज यू कमिंग फ्रॉम द यूएसए एंड यू हैव 1 लाख डॉलर्स. सो वंस यू अराइविंग इन इंडिया, तो आपको काउंटर पे ही अपने पैसे या जो भी काउंटर होगा एक्सचेंज बैंक का, वहां जाके आपको अपने पैसे एक्सचेंज करने पड़ते हैं. बिकॉज इन इंडिया डॉलर इज नॉट एक्सेप्टेबल. इज समबडी कैरिंग द डॉलर्स विद इन हिज पॉकेट, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. ठीक है, किसी ने कंप्लेंट की तो आपको जेल भी हो सकती है. सो वी ऑफिशियली वी कैन कैरी द फॉरेन करेंसी इन इंडिया, क्योंकि जब भी हम फॉरेन करेंसी लाएंगे तो उसको अपनों को बैंक में जमा करना पड़ता है. सपोज यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम द यूएसए, चाइना, सो दिस बैंक विल हेल्प यू टू, बिकॉज क्योंकि फॉरेन में अगर आपको बाइंग करना है, सेलिंग करना है, यू नीड डॉलर्स, यू नीड यूरो, यू नीड येन. तो ये जो करेंसी हमको अपने बैंक से ही मिलती है. तो ये जो कंपनियां, ये जो कुछ बैंक्स है, एक्सचेंज बैंक, ये आपके पैसे को कन्वर्ट करके देती है. तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक्स. देन नेक्स्ट इज द रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी बैंक्स बोलते हैं उसको. जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुंचती है, बँका पोहोचू शकत नाही. अशा स्पेशली दिस बँक्स यू विल फाइंड इन द रूरल एरिया, सेमी रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरियामध्ये आपल्याला पाहायला मिळू शकतात, ज्यामध्ये जिथे ह्या बँका काम करत असतात. दिस आरआरबी जे आहे, नॉर्मली देर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वन नेशनलाइज्ड बैंक एंड वन प्राइवेट पार्ट. ये सब मिलके एक आरआरबी स्टैब्लिश करते हैं जो रीजनल लेवल पे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ बैंक. सेविंग बैंक्स, वी हैव द मेजर एग्जांपल ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट. जो पोस्टल बैंक है, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट म्हणजे आपण बोलतो ना पोस्ट ऑफिस, वहां पे अपन अपना पैसा जमा कर सकते, सेविंग कर सकते. तो दैट इज जस्ट एग्जांपल ऑफ सेविंग बैंक. यू कैन सेव योर मनी इनटू किसान विकास पत्र और एनी अदर स्कीम विच इज रन बाय द पोस्टल सर्विसेज डिपार्टमेंट. तो वो भी बैंक है इसके अंदर में. पोस्ट ऑफिस का भी खुद का बैंक है उसके बाद में. एंड देयर इज इन्वेस्टमेंट बैंक्स. इन्वेस्टमेंट बैंक इज समवॉट डिफरेंट देन अदर बैंक्स. इन्वेस्टमेंट बैंक ये क्या होती है, ये नॉर्मली छोटे मोटे कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है. दे गिव देयर सर्विसेज टू बिग एंटरप्राइजेस. दे मैनेज द एसेट्स ऑफ द बिग मल्टीनेशनल कंपनी. उनकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती, उनके एसेट को मैनेज करना, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, या वो, लेकिन वो छोटे मोटे व्यापारी, छोटे छोटे लोगों को सेवाएं नहीं देती डायरेक्टली. दे आर नॉट ऑफरिंग एनी काइंड सर्विसेज टू स्मॉल और इंडिविजुअल पर्सन, बट दे ऑफर सर्विसेज टू बिग एमएनसीज और बिग इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो ये उनका काम होता है. क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, बहुत बड़े लेवल पे पैसा लगाती भी है बिजनेस में, या पैसा लोन पे भी देती है. सो दैट्स व्हाई. तो दिस इज वी कॉल्ड देम एज, जैसे डीबीएस है, जेपी मॉर्गन बैंक्स है, एचएसबीसी है, बार्कलेज है. दीज आर द फेमस इंटरनेशनल ब्रांड्स जिनका नाम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करके कहा जाता है, क्योंकि ये बैंक्स बड़े बड़े लेवल पे अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करती है. ठीक है, पैसा लगाती है, पैसे लावतात ते व्यवसायामध्ये, and through this they make the profit. Okay, then there is a specialized bank. There are few some specialized bank, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. ठीक है, which was established in 1990. सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, then नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर, जो बोलते हैं ना अपन उसके अंदर में, तो नाबार्ड बैंक है, जो नॉर्मली छोटे मोटे मतलब किसानों के लिए बनाई गई है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रिजर्व बैंक ने स्टैब्लिश की थी. तो दीज आर द सम स्पेशलाइज्ड बैंक वी हैव इन द सिलेबस. यू कैन रीड इट. तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स, जैसे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, एक्सचेंज बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड बैंक. सो ये आप डिटेल में देख सकते हो. देन नेक्स्ट स्लाइड इज देयर आर न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग. कुछ मॉडल्स भी है बैंक्स के, जिसमें हम देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आज के दिनों में बड़ी पॉपुलर होती जा रही है.
स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है? स्मॉल फाइनेंस बैंक आर टाइप्स of niche bank in India. These banks with the small finance bank license and provide the basic banking services of acceptance of deposit and lending. ह्या छोट्या छोट्या बँका ज्या आहे, इव्हन आपल्या वर्धेत पण पाहायला मिळतील. एयू स्मॉल फायनान्स बैंक यू कैन इजिली फाइंड इन वर्धा में है, इक्विटिस बैंक है, जो छोटे छोटे लोग, छोटे व्यापारी, छोटे इंडिव्हिज्युअल, छोटे मोठे व्यावसायिक लोक या लोकांना कर्ज पुरवठा करणे किंवा त्यांचा सेव्हिंग अमाऊंट स्वतःपाशी ठेवणे आणि त्याच्यावर व्याज देणे हे त्यांचा बेसिक पर्पज आहे. ह्या छोट्या बँक असतात ज्या अशा क्षेत्रामध्ये काम करतात जिथे मोठ्या बँका पोहोचू शकत नाही. दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस स्मॉल फाइनेंस बैंक कॉन्सेप्ट इज इमर्ज. ठीक है. नंबर 2, जिसमें पेमेंट बैंक्स की बात करते हैं. पेमेंट बैंक्स आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी देखी होंगी टीवी पे, एयरटेल पेमेंट बैंक. दिस इज द फर्स्ट इंडियन पेमेंट बैंक इन इंडिया. एयरटेल सबसे पहली भारत की पेमेंट बैंक है. उसके बाद पेटीएम बैंक है, आपने सुना होगा. जियो पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है. अब इसका काम क्या है? ये क्या करती है? एक्चुअल में दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द आरबीआई. आरबीआई ने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया और इसका मेन पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करना छोटे छोटे बिजनेस और स्मॉल इनकम ग्रुप के लोगों को. जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, वहां पे ये पेमेंट बैंक ज्यादा दिखाई देते हैं. कि इस पेमेंट बैंक में क्या होता है कि दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द, वो जो छोटे छोटे लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, छोटे छोटे व्यावसायिक होते हैं, तो डेली बेसिस पे अपना पैसा वो इन पेमेंट बैंक में जमा कर सकती है. एंड अगेंस्ट दैट दे गेट द इंटरेस्ट ऑल्सो. लेकिन ये पेमेंट बैंक सिर्फ लोन नहीं दे सकती, ये सिर्फ डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है. तो दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक. ये 1 लाख से ऊपर से मतलब 1 लाख के ऊपर पैसा नहीं ले सकती. 1 लाख से नीचे तक का जो भी डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर सकती है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ पेमेंट बैंक, जिसका मेन पर्पज है छोटे छोटे व्यापारी या छोटे छोटे कम इनकम वाले ग्रुप लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना. बट दिस बैंक नेवर प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ लोन एंड एडवांसेस. दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान में रखना आप लोगों को. देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. क्या क्या काम हो सकते हैं कमर्शियल बैंक्स के? जिसमें पहला काम है, जैसे हम देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शन जो है उसके अंदर में, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. प्राइमरी फंक्शन के अंदर में टू ग्रांटिंग द लोन्स एंड एडवांसेस, एंड सेकेंडरी फंक्शन इज, सॉरी, प्राइमरी फंक्शन में सेकंड जो पार्ट है दैट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट. कोई भी कमर्शियल बैंक का दो इम्पोर्टेंट मुझे प्राइमरी फंक्शन होता है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट द लोन्स एंड एडवांसेस टू द कंसर्न पार्टीज. कंसर्न पार्टीज कैन बी इंडिविजुअल, कैन बी बिजनेसेस, बिजनेस हाउस, कैन बी अ गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है. जिनको जरूरत है उनको पैसा प्रोवाइड करना. तो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. उसके बाद में जैसे उसके अंदर में हम देखते हैं कि लोन एंड एडवांसेस जो है, या एक्सेप्टेंस डिपॉजिट के अंदर में एफडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, आरडी है, डिमांड डिपॉजिट है, करंट अकाउंट है. तो ये हम देखते हैं फिक्स डिपॉजिट जो पर्टिकुलर समय के लिए हम लोग लेते हैं. 5 साल के लिए आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, तो after 5 years you can withdraw your money with interest. Recurring deposit, every month you are depositing some amount of a particular period, 5 years, 10 years, whatever. So every month you are depositing your money. Once the your period is over, you will get the entire maturity amount with interest. So that is the RD. FD is the one time deposit, RD is the recurring deposit, जो हर महीने भरना है. डिमांड डिपॉजिट मतलब कि सेविंग अकाउंट आपका, आप पैसे जमा करते हो, वेन एवर यू नीड इट यू कैन विड्रॉ योर मनी फ्रॉम योर अकाउंट. करंट अकाउंट नॉर्मली बिलोंग्स टू बिजनेसमैन. ठीक है, करंट अकाउंट पे ब्याज मिलता नहीं तो देना पड़ता है, लाइक दिस. एंड लोन एंड एडवांसेस. उसके बाद सेकेंडरी जो फंक्शन है उसके अंदर में आता है एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन. एजेंसी फंक्शन का मतलब काय होतं की एक मध्यस्थ मधून काम करणे, आणि युटिलिटी म्हणजे उपयोगिताचे जे कार्य आहे त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो लॉकर फैसिलिटी, गोल्ड रिलेटेड सर्विसेस, ये सर्विस रहती है. एजेंसी सर्विसेज में किसी कंपनी के एसेट्स को मैनेज करना. जैसे आपने इशू ऑफ शेयर पढ़े होंगे, तो जो भी शेयर्स इशू होते हैं वो बैंक, सारे जो पैसा लेना और देना ये बैंक करती है वो काम, जिसके लिए उनको कमीशन मिलता है. तो ये एजेंसी फंक्शंस के अंदर में आ सकता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि फंड ट्रांसफर फैसिलिटी है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फैसिलिटी है. ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण उसके अंदर में हम ले सकते हैं. तो ये दोनों फंक्शन आप पढ़ सकते हो. देन दिस आर द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी फंक्शन. देन ई बैंकिंग. नाउ कम टू द ई बैंकिंग. मतलब क्या होता है कि ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल बैंकिंग.
without going visited to physical bank, you can avail the services of banking. अब बैंक की सर्विसेज घर बैठे आपके कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं. यू कैन विड्रॉ मनी, यू कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, यू कैन पे द बिल्स, you, right, you can pay the bill, you can shop online, you can deposit your money into another account, you can pay the taxes, you can आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. जो सर्विसेज आपको फिजिकल बैंक में मिलती है वही सर्विसेज आपको वर्चुअली मिलती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Okay, there is a second line. Look at this. E-banking is the result of development in the field of electronics and computers. Under the e-banking, the banking operation are computerized. ठीक है, बैंकिंग जो है कंप्यूटराइज तरीके से अपने को मिलती है उसके अंदर में. तो वर्चुअली हम जो भी बैंकिंग सेवाएं लेते हैं उसको हम ई बैंकिंग के अंदर में डालते हैं. इंटरनेट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बिकॉज जो भी बैंकिंग की सर्विसेज है हमको इलेक्ट्रॉनिकली हम अपने घर में बैठ के उसको यूज कर सकते हैं, वापरू शकतो आपण त्याला. ठीक है, सो एवरीबडी नोज. इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या आता है. ई बैंकिंग सर्विसेज में एटीएम आता है, ऑल टाइम मनी मशीन जो भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन भी बोलते हैं उसको हम लोग. तो एटीएम, एवरीबडी नोज व्हाट इज एटीएम. देन क्रेडिट कार्ड. ठीक है, देन डेबिट कार्ड्स. so we can use this card for using the e-banking services. हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, देन आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें हम बड़े अमाउंट्स को जो 2 लाख से ऊपर है या जो बोलते हैं ना जो भी अमाउंट है, we can easily transfer from one account to another account. Simply we need to fill the form and go to the bank and asking for transfer the fund immediately. आरटीजीएस इमीडिएटली रियल टाइम में आपका फंड सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आरटीजीएस. ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा है हम देखते हैं कि इसमें एनईएफटी भी आता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, वो भी है. देन द नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, नाउअडेज दिस इज मोस्ट फेमस सर्विसेज एंड एवरीबडी यूजिंग इट. आज आप मार्केट में जाते हो तो सिंपल जूस का भी पेमेंट आप स्कैन करके पेड कर देते हो. 10 रुपए का पेमेंट हो, 5 रुपए का पेमेंट हो. सो दिस इज द पावर ऑफ ई बैंकिंग. आपने यूनो बैंक सुना होगा, फोन पे है, पेटीएम बैंक है, भीम ऐप है. ऑल दिस सर्विसेज बिलोंग्स टू ई बैंकिंग. आज आपकी पूरा बैंकिंग का फंक्शन आप अपने जेब में लेके घूमते हो और इमीडिएटली यू कैन एक्सेस योर बैंक बैलेंस. यू कैन इजीली पे टू एनीवन. You can simply scanning the QR code, you can pay any amount. आप पेड कर सकते हो. तो दिस इज पॉसिबल थ्रू द मोबाइल एप्स एंड यूपीआई एप्स. इसके थ्रू ये पॉसिबल हुआ इसके अंदर. देन एनईएफटी हम देख चुके हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ये एक्चुअल में ये भी एक अच्छा पेमेंट ट्रांसफर करने का जरिया है जिसमें बैच वाइज रियल टाइम में ट्रांसफर नहीं होता है. एक पर्टिकुलर टाइम में पूरे ट्रांजेक्शन कलेक्ट होने के बाद वो 2 बजे 7 बजे सारे पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे जाते हैं. ठीक है, जैसे ये बिल्कुल एनईएफटी जस्ट वर्क लाइक अ पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में होता है ना जितने भी वो पोस्ट बॉक्स होता है जिसमें अपने पार्सल या जो भी लेटर्स हम डालते हैं, वो 11 बजे खुलता है, उसके बाद में वो ट्रांसफर होता है. वैसे ही एनईएफटी में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं. 2 बजे तक के जितने भी एनईएफटी ट्रांजेक्शन है उसको 2 बजे मटेरियलाइज किया जाता है, त्याला तेव्हा ट्रान्सफर केला जाते. पण आरटीजीएस समवॉट डिफरंट. आरटीजीएस एकदम इन्स्टंटली पैसा ट्रान्सफर करतो. एनईएफटी इन्स्टंटली पैसा ट्रान्सफर करत नाही. इट टेक सम फ्यू टाइम, फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स ऑल्सो. ठीक है, सो दीज आर द सर्विसेज बिलोंग्स टू ई बैंकिंग सर्विसेज. नाउ वी आर कमिंग टू सेकंड पार्ट, द इंश्योरेंस. ये काफी मायने रखता है आज के वर्ल्ड में. जैसे हम देख रहे हैं कि डे बाय डे रिस्क काफी बढ़ती जा रही है. एवरीबडी अवेयर अबाउट कि देर इज मतलब कोविड से सब लोग अफेक्टेड हैं. दैट्स व्हाई वी आर यू आल्सो अटेंडिंग दिस क्लासेस वर्चुअली बिकॉज देर इज अ वायरस विच क्रिएट सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ. तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं. ठीक है, अभी इंश्योरेंस होता क्या है. सो इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो आपको प्रोटेक्ट करती है. अब प्रोटेक्ट करती है मतलब इंश्योरेंस नेवर सेव योर लाइफ बट दे कैन कंपनसेट यू.
नॉट यू बट योर जो भी सर्वाइवल है उसके बाद, आपके बाद, आफ्टर यू, इन योर फैमिली जो भी बचते हैं उन लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, लाइक दिस. तो इट्स सम काइंड ऑफ रिस्क मॅनेजमेंट. इन्शुरन्स म्हणजे जोखीम सांभाळण्याचं एक महत्वपूर्ण साधन आहे. लक्षात ठेवा की जे काही जोखीम आहे, जीवाची जोखीम आहे, वस्तूची जोखीम आहे, काही धोके आहे, व्यावसायिक धोके आहे, कोणतेही धोके असू शकतात, त्या सर्व धोक्यांना काही प्रमाणात आपण कमी करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ इन्शुरन्स, विम्याच्या द्वारे. ठीक है. आता नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस इज a मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर फाइनेंशियल लॉस. ठीक है. इट इज a form of risk management primarily used to hedged against the risks of contingent or uncertain losses. अचानक येणाऱ्या विपत्ती, अनिश्चितता. ठीक आहे. अनिश्चितता म्हणजे आपल्याला माहित पडत नाही की उद्या काय होणार आहे. व्यवसायामध्ये सपोज नाउ डेज, नाउ देर इज अ लॉकडाउन, लोगों के बिजनेस ऑलरेडी ठप हो चुके हैं इस वजह से. सो अनसर्टनिटी इज देयर. इससे जो नुकसान होता है उसका भी इंश्योरेंस निकाला जाता है. हेजिंग इज द वर्ड की जिसमें बोलते हैं ना मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क. ठीक आहे. एक बोलते रिस्क मॅनेजमेंट म्हणजे जोखीम कमी करण्याचं एक साधन आहे इन्शुरन्स, असं म्हटलेलं आहे याच्यामध्ये. जे काही आपल्याला नुकसान संभावित होऊ शकते त्याचा आपण जर इन्शुरन्स काढला तर नुकसान झाल्यावर आपल्याला त्याची भरपाई मिळत असते. ओके. सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन दे मेंशन इन योर, देखो यहाँ पे मैं लेजर पॉइंटर्स यूज करूंगा. इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड वेयर द इंश्योरर एग्री टू कॉम्पन्सेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस. ठीक है. हे एक असं अग्रीमेंट आहे किंवा असा एक कॉन्ट्रॅक्ट आहे जो विमा काढणारा आणि जो विमा कंपनी यांच्या मधात होत असतो. इन्शुरर मीन्स कंपनी ओनर, इन्शुरन्स कंपनी ओनर, अँड इन्शुर्ड म्हटले पर्सन हू टेकिंग द इन्शुरन्स ऑफ एक्स वाय झेड थिंग, स्वतःचा विमा काढत असेल त्याला इन्शुरर म्हणतो. जो व्यक्ती इन्शुरन्स काढतो त्याला इन्शुर्ड म्हणतात, त्याला विमा काढणारा व्यक्ती. आणि इन्शुरर म्हणते दोज आर प्रोव्हाइडिंग दिस काइंड इन्शुरन्स सर्व्हिसेस टू कन्झ्युमर. तर इन्शुरर म्हणजे इन्शुरन्स कंपनी, इन्शुर्ड म्हणजे जे लोक इन्शुरन्स काढतात त्या लोकांना ते म्हणतात. ठीक आहे. नॉर्मली इन्शुरर प्रॉमिस यू की इफ समथिंग यू लॉस्ट विच इज डिफाइंड इन द इन्शुरन्स प्रपोजल, सो वी विल कॉम्पनसेट यू. वो आपको प्रॉमिस करता है. ठीक है. इसमें देखो थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखो इंश्योर्ड हैज टू पे द सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन द टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर. अब देखो ये कोई समाज सेवा तो नहीं है इंश्योरेंस जो देना है. डेफिनेटली इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट, एंड ये सर्विस प्रोडक्ट को हमको खरीदना पड़ता है. अब ये खरीदा कैसे जाता है, विकत कसं घ्यावं लागते, तर आपल्याला त्याचं सरळ सरळ हप्ते प्रोव्हाइड पे करावं लागत आहे. वी कॉल्ड इन द प्रीमियम. वी पे द इन्शुरन्स प्रीमियम. आपण त्यांना हप्ते देत असतो. 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष किंवा आयुष्यभर हप्ते भरत राहतो. नुकसान झालं तर तेव्हाच आपले हप्ते बंद होतात आणि आपल्याला जोखीम, जे काही नुकसान झालं त्याचा आपल्याला भरपाई मिळत असते, किंवा आपल्या ज्या आपल्या नंतर जो कोणी उरलेला व्यक्ती असतो त्या व्यक्तीला ते नुकसान भरपाई मिळत असते. सो इंश्योरेंस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सर्विस इन द बिजनेस. आप देखते हो कि बिजनेस करना इज नॉट अ जोक, इट्स वेरी सीरियस थिंग, very serious thing, and it's highly risky because there are two possibilities in the business: your business in the profit or your business in the losses. और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि योर माइट बी इन द बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, वेयर द नो प्रॉफिट नो लॉस. ऐसी 3 सिचुएशन हो सकती है बिजनेस के अंदर. सो नो बडी नो कि ये लॉस कैसे हो सकता है, नो बडी नो हाउ आई विल गेट द प्रॉफिट, बट लॉसेस होते हैं तो हाउ टू सेव फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ अनसर्टन लॉसेस. आग लग गई, चोरी हो गई, नुकसान हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, कुछ हो गया. सो दैट्स वाई बहुत सारे बिजनेस, जितने भी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस कंपनियां हैं, वो सभी लोग अपने प्रॉपर्टीज या अपने लोगों का इंश्योरेंस निकालती है. ठीक है. क्योंकि कुछ भी हो जाता है तो उसका कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए कंपनियों पे. दैट्स वाई इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टंट सर्व्हिस, बिझनेस सर्व्हिस. व्यवसायामध्ये सर्वात महत्वाची सेवा आहे ही वाली. प्रत्येक व्यावसायिक आपल्या जे काही बिझनेसचा विमा काढत असतो असं आपल्याला दिसते. नाही काढला तर नुकसान झेलायला तयारी ठेवायची. नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक टर्म्स इन इन्शुरन्स. कोणकोणत्या बेसिक टर्म्स आहेत ज्या आपल्याला इन्शुरन्स मध्ये शिकायच्या याच्यामध्ये. लुक ॲट दिस. नंबर 1, insured
इंश्योर्ड द पर्सन हु प्रोटेक्टेड अगेन्स्ट द सर्टन लॉसेस. ठीक आहे. असा व्यक्ती जो विमा काढतो त्याला आपण म्हणतो इन्शुर्ड. जो इन्शुर्ड आहे, त्याचा विमा निघालेला आहे. जसं आपण म्हणतो ना, आपला जर मी लाईफ इन्शुरन्स मी काढला तर मी झालो इन्शुर्ड. ठीक आहे. इफ आय लूज म्हणजे आय लूज माय लाईफ, so definitely whatever amount I take the insurance 1 crore, so that will गेटेड बाय माय फैमिली, मेरे फैमिली को मिल जाएगा उसमें इफ आई लॉस माय लाइफ. ठीक है. तो ये इंश्योर्ड पर्सन होता है जो खुद का बीमा निकालता है. या एक इंश्योर्ड व्यक्ति बिजनेसमैन भी हो सकता है. जैसे उसने कोई बड़ी फैक्ट्री ओपन की और उस फैक्ट्री का उसने फायर इंश्योरेंस निकाल के रखा, थेफ्ट इंश्योरेंस निकाल के रखा, तो कल जाके वहां चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, तो उसका उसको कंपेंसेशन मिलता है. सो इंश्योरर कैन बी ए पर्सन, कैन बी ए बिजनेसमैन. ओके. नंबर 2, इंश्योरर. इंश्योरर मतलब the firm or person who agree to compensate the insured against the losses for a consideration. Okay. Insurer मतलब those company who providing the insurance services to his consumer, और बराबर है, उनके ग्राहकों को सेवा देती है और कुछ ना कुछ प्रीमियम के तौर पे पैसा लेती है और वो सेवा देती है. फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनियां कौन कौन सी है, जैसे एच डी एफ सी इंश्योरेंस कंपनी है, एसबीआई है, देर आर सो मेनी, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं. तो ये जो फेमस कंपनियां हैं, जो एल है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो बोलते हैं, जो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनको हम इंश्योरर के कैटेगरी में डालेंगे. नंबर 3 कॉन्सेप्ट है प्रीमियम. प्रीमियम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड इन द इंश्योरेंस. इसको बोलते हैं द कंसिडरेशन फॉर विच द इंश्योरर एग्री टू इंश्योर इंश्योर द इंश्योर्ड. तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्रीमियम एक ऐसी चीज है जिसके बदले वो सेवा कंपनी सेवा देती है. इंश्योरेंस, यू पे मी इंश्योरेंस, आई विल प्रोटेक्ट योर एसेट, आई विल प्रोटेक्ट योर लाइफ थ्रू फाइनेंशियली. ठीक है. मैं सिर्फ फाइनेंशियली मदद कर सकता हूँ. मतलब ऐसा नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनियां खुद का बॉडीगार्ड वहां पे लगाती हो, ऐसा तो होगा नहीं फैक्ट्री के अंदर में. इज नॉट गोइंग टू वॉच डॉग. बट इफ समथिंग यू लूज, डेफिनेटली द कंपनी विल रेडी टू पे यू in terms of money against the whatever premium you are paying regularly. According to that, he will or going to pay you or compensate you. ठीक है. नंबर 4 पॉलिसी. पॉलिसी का मतलब क्या होता है, द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर. विमा काढणारा आणि विमा प्रदान करणारी कंपनीच्या मध्ये जो काही कॉन्ट्रॅक्ट होतो, ठीक आहे, की जे काही अग्रीमेंट करार होतो, तो करार म्हणजेच पॉलिसी. एक स्टेटमेंट असतात की कोणत्या परिस्थितीत कोणती गोष्ट लागू राहील, हे सर्व नियम अटी त्या कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असतात. बोथ द पर्सन मस्ट नीड टू ऍग्री. ठीक आहे. देन वी कॉल डेम ॲज अ पॉलिसी. देन क्लेम. क्लेम म्हणजे काय असते की दावा, त्याला आपण म्हणतो इट इज द डिमांड मेड बाय द इन्श्योर्ड टू द इन्श्योरर टू कॉम्पन्सेट फॉर लॉस ऑकर्ड ड्यू टू मिसशिप. ठीक है. तो ऑब्वियसली नुकसान हो गया और हमने बोल दिया कि नाउ आई वांट कंपनसेशन. आई फाइल द डिमांड कि आई लॉस्ट 10 लाख रुपीज प्रोडक्ट ड्यू टू फायर, सो प्रोवाइड मी द कंपनसेशन. सो दिस इज द सिंपल एक्झाम्पल ऑफ क्लेम. माझा माल जळाला, 10 लाखाचा माल जळाला, मी विमा कंपनीवर दावा ठोकला की 10 लाख रुपये पाहिजे मला, कारण की माझं एवढं नुकसान झालं. वी कॉल्ड डेम ॲज अ क्लेम. देन नेक्स्ट इज प्रपोजल. प्रपोजल मतलब काय होतं की जर आपण म्हणतो इट इज द रिटन रिक्वेस्ट बाय द इन्शुरर टू द इन्शुरन्स कंपनी टू इश्यू ए इन्शुरन्स पॉलिसी. कोणताही इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यायच्या पहिले नॉर्मली प्रस्ताव जो म्हणतो त्याला आपण, प्रस्ताव देणं गरजेचं असते की बा मला इन्शुरन्स पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला कोणती गोष्ट पाहिजे नसेल तर यू नीड टू गिव्ह प्रपोजल. देन इन्शुरन्स कंपनी विल accept your proposal and issue the insurance policy to you. So before buying there is a proposal kind of document होता है जिसमें हम साइन करके देते हैं कि मुझे इसका इंश्योरेंस चाहिए. Then company overview your application and they accept your proposal and they provide the insurance policy. So these are the some important terms in the insurance. ठीक है. उसके बाद में देखो सब्जेक्ट मैटर. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसका हम बीमा निकाल रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर क्लियर होना चाहिए कि मैं इंश्योरेंस किसका निकाल रहा हूँ.
मी कशाचा इन्शुरन्स काढत आहे, माझ्या जीवाचा काढत आहे, माझ्या वस्तूचा काढत आहे, की माझ्या वेअरहाऊसचा काढत आहे, म्हणजे गोडाऊनचा काढत आहे, कशाचा काढत आहे, ह्या सर्व गोष्टी या सब्जेक्ट मॅटर मध्ये मेन्शन असतात. विमाचा विषय जो काही असेल याच्यामध्ये, इट कॅन बी अ कार्गो, इट कॅन बी प्रॉपर्टी, इट कॅन बी लाईफ और एनीथिंग. So this is called subject matter. Okay. Then there are few principles of insurance. अब हम कुछ इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल्स देखेंगे. विम्याचे काही तत्वे आहेत ते आपण बघणार आहोत. सर्वात पहिलं तत्व आहे प्रिन्सिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ. प्रिन्सिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ म्हणजे आपण म्हणतो की प्रिन्सिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ मीन्स की बोथ द इन्शुरर and insured, both the party must have good faith in the whatever insurance policy or whatever insurance proposal they are created. तो दोनों का इंटेंशन साफ होना चाहिए, जिसमें किसी की नीयत खराब नहीं होनी चाहिए, कि कोई जानबूझ के गलत नियत रख के कोई किसी का इंश्योरेंस निकालते हैं. ऐसे कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पे आदमी पहले बीमार रहता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन छुपा देता है और उसका लाइफ इंश्योरेंस निकाल लिया जाता है और उसके 3 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसको बीमारी हो जाती है, तो उसकी पूरी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ती है. तो एक अच्छे फेथ के साथ में इंश्योरेंस होना चाहिए. देन वी कॉल्ड देम एज अ कि इसको हम बोल सकते हैं कि एटमोस्ट गुड फेथ, इसको बोला है. एक अच्छे विश्वास के साथ में इसको निकालना चाहिए इंश्योरेंस, तब जाके वो एक अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी बन सकती है उसके अंदर में. ठीक आहे. म्हणजे आपण म्हणतो ना त्याला की विश्वास, ट्रस्ट फॅक्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. विश्वासाने इन्शुरन्स काढला जातो. द प्रिन्सिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ पहिलं तत्व आहे इन्शुरन्सचं, की दोन्ही पार्टी, ज्या काही पार्टी आहे इन्शुरर अँड इन्शुर्ड, या दोघेही लोकांचे नियत साफ आणि स्वच्छ असल्या पाहिजे. त्याला खरंच आपल्या आयुष्याची काळजी आहे म्हणून तो इन्शुरन्स काढत आहे आणि कंपनीला खरंच त्याची मदत करायची आहे म्हणून ते इन्शुरन्स प्रोव्हाइड करत आहे. त्यांना पैसे कमवायचे आहे नंतरचा प्रश्न आहे. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म. नंबर 2, प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरेबल इंटरेस्ट. प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरेबल इंटरेस्ट, विमा हिताचे तत्व. आता कसं असतं याच्यामध्ये, जसं आपण बघितलं याच्यामध्ये, नॉर्मली इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती है उसको, कि ड्यू टू लॉसेस, कि इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर जो भी मेंशन है, जैसे जो भी बोला कि लाइफ का इंश्योरेंस है, तो लाइफ का इंश्योरेंस मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि क्या किस चीज का इंश्योरेंस निकाला गया है इसके अंदर में. कि जैसे आप बोल सकते कि डेथ इंश्योरेंस है या फायर इंश्योरेंस है, वॉट एवर. तो तो जो भी है कि जैसे मैंने लाइफ का इंश्योरेंस निकाला है, तो मेरे हेल्थ रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरे को प्रॉपरली प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अगर मैं कुछ चीजें छुपाता भी हूँ इसके अंदर में, कुछ फैक्ट्स मैं अपने छुपा लेता हूँ, तो ये गलत है इसके अंदर में. ठीक है. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर में. ठीक आहे. जसं त्याला मराठीत आपण म्हणतो ना विमा हिताचे तत्व, इन्शुरेबल इंटरेस्ट, की जिसमें आपण ज्याला म्हणतो विमाधारकाला विशिष्ट बाबीमध्ये काहीतरी आर्थिक स्वारस्य असणे आवश्यक आहे. मतलब जो इंश्योरेंस निकालने वाला पर्सन है, उसको मतलब उसको पता होना चाहिए कि वो इंश्योरेंस किसका निकाल रहा है, लाइफ का निकाल रहा है, तो उसको इंटरेस्ट होना चाहिए. ही मस्ट हैव इंटरेस्ट कि आई वांट टू प्रोटेक्ट माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम परचेसिंग द life insurance. I want to protect my warehouse as a businessman. So my interest is to protect my warehouse from the fire and from the theft. चोरी से या आग से मुझे बचाना है अपनी कंपनी को. तो ये इंटरेस्ट होना चाहिए. तो दिस इज द सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. एक तो पहला है विश्वास, विश्वास होना चाहिए. दूसरा है उसका मतलब कि उसका जो हित है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, वो क्लियर होना चाहिए. नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, जिसको हम बोलते हैं कि नुकसान भरपाई तत्व. प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी. अब इसमें क्या बोलेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि इंडिमिनिटी मतलब कि जो गारंटी, इंडिमिनिटी का मतलब ही क्या होता है, इट्स अ गारंटी टू कॉम्पनसेशन, टू गेट द कॉम्पनसेशन. इफ यू लॉस्ट समथिंग, इफ यू लॉस्ट 2 लाख रुपीज प्रोडक्ट्स ड्यू टू फायर, so there is a guarantee कि you will get 2 lakh rupees compensation from the insurance company. Not less than नहीं, नॉट लेस देन नहीं बोल सकते, उससे कम मिल सकता है आपको. इट डिपेंड ऑन द सर्वे. कि आपने बोला कि मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है, बोलने से नहीं होता है. देयर विल बी अ पर्सन हु विल चेक कि रियली यू लॉस्ट 2 करोड़ रुपीज प्रोडक्ट्स और नॉट. वन्स दे व्हेरीफाइड देन दे सेटल युअर क्लेम लाइक दिस. म्हणजे
विमा कंपनी म्हणते की तुम्ही म्हटलं का 2 लाखचं नुकसान झालं, 2 लाख रुपये मिळणार नाही तुम्हाला. दे विल चेक यू कि वेदर यू रियली लॉस्ट 2 लाख रुपीज वर्थ रुपीज मनी. आपको उससे ऊपर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 लाख के अंदर तो कम से कम मिल ही जाना चाहिए. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको गारंटी देती है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा अगेंस्ट द योर लॉसेस. वॉट एवर यू लॉस, यू विल गेट द कॉम्पनसेशन. अब वो कितना मिलेगा, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, और आप कितने का क्लेम करते हो, और हाउ द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट योर क्लेम. तो इट डिपेंड ऑन द सिच्युएशन. तर दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल. हे तिसरं महत्वाचं तत्व आहे, ज्याच्यामध्ये ते म्हणतात की नुकसान भरपाईचं तत्व, की नुकसान भरपाईची तुम्हाला गॅरंटी असते. इन्शुरन्स इज द गॅरंटी आहे एक प्रकारचा, की तुम्हाला त्याच्यापासून, त्या धोक्यापासून तुम्हाला काही ना काही त्याचा मोबदला मिळणार. नेक्स्ट इज प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन. आता आपण म्हणतो की प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन, आता आपण म्हणतो की योगदान, आपण म्हणतो कॉन्ट्रीब्युशन, प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन. प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन याचा जो अर्थ आहे, याच्यामध्ये जो पकडलेला आहे, की एकच वन बिझनेसमॅन कॅन टेक द मेनी इन्शुरन्स पॉलिसी. ठीक आहे. काय करू शकतो, की एखादी व्यक्ती एकापेक्षा जास्त इन्शुरन्स पॉलिसी एकाच गोष्टीची काढू शकतो. ठीक आहे. पण त्याला जे काही नुकसान भरपाई आहे, या तत्वानुसार जर आपण बघितलं आहे त्याच्यामध्ये, की यानुसार काय असतं, की जो काही लॉस त्याला होणार आहे, म्हणजे आपण प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्युशनच्या अनुसार आपण बघितलं, तर आपण 4 कंपन्यांकडून इन्शुरन्स पॉलिसी विकत घेतली, तर आपल्याला भरपाई एक तर एका व्यक्तीकडून मिळेल. जसं 2 लाखचं नुकसान झालं, तर ह्या 4 कंपन्या मिळून तुम्हाला 2 लाख रुपये वापस करतील, किंवा प्रपोर्शनेटली जे गुणोत्तर राहील, जे काही प्रपोर्शन राहणार, त्यानुसार तुम्हाला ते पैसे वापस मिळतील. पण तुम्हाला 4ही कंपनीकडून 2 लाख रुपये नाही मिळणार, म्हणजे दॅट इज इक्वल टू 8 लाख रुपीज. सपोज यू लॉस्ट 2 लाख रुपीज अँड यू हॅव 4 इन्शुरन्स पॉलिसी ऑफ सेम गो डाऊन. So that 4 company will provide you proportionate money to you as a compensation, but not 8 लाख रुपीज. 4 इन्शुरन्स पॉलिसी काढणं म्हणजे 4 वेळा भरपाई मिळणे नव्हे. तर याच्यामध्ये कसं असतं, की योगदानाच्या तत्वानुसार प्रत्येक कंपनी जेवढं लॉस झालाय त्या प्रपोर्शन नुसार तुम्हाला ते 2 लाख रुपये भरपाई करून देऊ शकता, किंवा तुम्ही एकाच कंपनीकडून भरपाई घेऊ शकता. इट डिपेंड ऑन द इन्शुरर पर्सन, की हाऊ ही रेज द क्लेम. तर हे चौथं महत्वाचं तत्व आहे, की इन्शुरन्स म्हणजे तुम्ही 10 कंपन्याकडून इन्शुरन्स काढा ना आपल्या जीवाचा, म्हणजे आय टेक लाईफ इन्शुरन्स ऑफ life insurance policy from 5 companies, and each policy cost the compensation value is 1 crore rupees. If I lose my life, so I will only get 1 crore, not 5 crores. ठीक है, या फिर पांचों मिलके मेरे को 1 करोड़ देंगे, जो भी प्रपोर्शन देगा 20-20 लाख रुपए का, उस टाइप से. सो दिस इज इम्पॉर्टंट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. नंबर 5, प्रिन्सिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता याला आपण म्हणतो ना, की आपण नुकसान, म्हणजे जो इन्शुरन्स काढणारा व्यक्ती आहे, सपोज आय टेक माय लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी, मी माझा जीवन विमा काढला, तर मला माझ्या जीवाची जेवढं जमेल तेवढी काळजी घेणं आवश्यक आहे. नाही की मी इन्शुरन्स काढलाय म्हणून मी कुठेही खूप स्पीडनं गाडी चालवून झालो आहे, कुठेही जोखीम घेतो न विचार करता. तर असं जर करत असेल, तर ते अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरन्स. जो इन्शुरर पर्सन आहे त्यांनी ॲटमोस्ट केअर घेतली पाहिजे, जे काही तो प्रॉपर्टी किंवा लाईफ पॉलिसी काढतो त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी. डिस्पाइट दॅट, इफ यू लूज एनिथिंग, सो यू आर एलिजिबल टू गेट द कॉम्पन्सेशन. अगर असं सिद्ध झालं की तुम्ही जाणीवपूर्वक कोणतं नुकसान स्वतःचं करून घेतलं, मेनी बिझनेसमॅन यूज दिस टेक्टिक्स, की ते जाणून बुजून स्वतःच्या गोडाऊनला आग लावून घेतात, आणि नंतर इन्शुरन्स क्लेम करत असतात, आणि जास्त पैसा कमवत असतात. तर अशा भरपूर साऱ्या प्रकार घडलेले आहेत. त्याच्यामुळे हे अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरन्स आहे, त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये आहे, की यू ऑलमोस्ट म्हणजे ट्राय ॲटमोस्ट टू प्रोटेक्ट युअर ॲसेट्स ऑर लाईफ. दिस, तरी पण तुम्ही लॉस केलं, तर इन्शुरन्स कंपनी आर रेडी टू पे यू कॉम्पन्सेशन. सो दिस इज 5th इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल ऑफ इन्शुरन्स. त्यानंतर आहे प्रिन्सिपल ऑफ कॉज प्रॉक्झिमा. प्रिन्सिपल ऑफ कॉज, आपण म्हणतो ना कॉज प्रॉक्झिमा. आता याचा अर्थ काय होतो याच्यामध्ये, जसं आपण म्हणतो ना, की सर्व निकटतम तत्व आपण म्हणतो एकदम. प्रॉक्झिमा मतलब की जो क्लोज,
जो बोल सकते हैं हम लोग कि देखो आपने जो भी इंश्योरेंस जिसका इंश्योरेंस निकाला है, सपोज एक आई कैन गिव द वन एग्जांपल, क्योंकि आपके बुक में भी एग्जांपल दिए है इसके बारे में कि प्रोक्सिमा का एक एग्जांपल दिया है कि सपोज यू टेक आपने एक वेयर हाउस का इंश्योरेंस निकाला है, लाइक यू टेक द इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस, बट क्या हो गया कि फायर इंश्योरेंस का ये ले लिया, लेकिन आपके यहाँ पे चोरी हो गई वो वेयर हाउस में। तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी इंश्योरेंस आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने इंश्योरेंस फायर का निकाला था और आपका नुकसान हुआ चोरी का। तो यहाँ पे कहीं न कहीं क्या हो गया कि आपको उसकी नुकसान भरपाई नहीं मिलेगी। जिसका इंश्योरेंस निकाला है उसी से अगर नुकसान होता है देन यू आर एलिजिबल टू गेट द कंपनसेशन। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर में हम बोल सकते हैं कि कि हम किसी मतलब इंश्योरेंस है मतलब सभी चीज उसमें कवर होनी चाहिए। इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं ना, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि सारे पोटेंशियल जो बीमारियां होती है ना सबको एक ही इसमें डाल देते हैं। कैंसर हो गया, कोविड हो गया, व्हाटएवर, क्योंकि एक ही बीमारी का निकाल अगर उससे डेथ नहीं हुई दूसरी बीमारी से हुई, सो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट्स। डेथ छोड़ दीजिए, आपका इलाज करना है, आपने कैंसर का इंश्योरेंस निकाला और आपको दूसरी बीमारी होगी, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी फंड नहीं देंगी या आपको कॉम्पनसेट नहीं करेंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में कि जो रीजन हमने बताया है, जिस रीजन से हमने पॉलिसी दी, वही रीजन का हमको कॉम्पनसेशन मिलने का अधिकार है। दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल। आई थिंक एक और तत्व है जो आई थिंक नॉट मेंशन इन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मतलब क्या होता है कि इस प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया इसके अंदर में। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन मतलब क्या होता है कि जैसे उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यासन, मराठी शब्द आहे त्याला प्रत्यासन म्हणतात त्याला. तर प्रत्यासन म्हणजे काय असतं की सपोज यू लॉस्ट योर बाइक, आपकी बाइक चोरी हो गई और आपने उसका इंश्योरेंस निकाल के रखा है। सो ऑब्वियसली वो चोरी हो गई, आपने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी कि आई लॉस्ट माय टू व्हीलर और फोर व्हीलर विच कॉस्ट मी 5 लाख रुपीज। फिर आपने इंश्योरेंस निकाला तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट योर क्लेम एंड दे प्रोवाइड यू 5 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज वॉट एवर। उसके बाद में क्या होता है कि आफ्टर 2-3 मंथ्स आफ्टर पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म यू कि आपकी कार मिल गई है, लेकिन वो कार आपकी नहीं रहेंगी। नाउ दैट कार ओनरशिप इज ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी पेड यू 5 लाख रुपीज। इट मीन्स यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट कार। तो दिस इज द प्रिंसिपल वी कॉल्ड हिम एज अ सब उसको बोलते हैं हम सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन बोलते हैं उसको अपन, ठीक है। तो ये सारे इंश्योरेंस चे तत्व आहे जे आपण म्हणतो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ओके, नाउ डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट कि कुछ टाइप्स है इंश्योरेंस के जो मैं आपको ब्रॉडर में बताऊंगा। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है जो it is a contract between the insurer and insured whereby the insurer agree to compensate insured a certain sum on the expiry of certain period or on death whichever is earlier for a consideration। नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस हम निकालते हैं कि एक तो 20 साल के लिए निकालते, 30 साल के लिए निकालते, या फिर टिल द डेथ। ऐसा हो सकता है कि मैं मरूंगा तभी 1 करोड़ मिलने चाहिए, या फिर 30 साल बाद मैं वो प्रीमियम भरते रहूंगा। तो जो भी जल्दी होता है उस पीरियड में आपको आपके लाइफ इंश्योरेंस का जो भी सम अमाउंट है वो मिलता है आपको उसके अंदर में। पीरियड वाइज भी हो सकता है या फिर आपके डेथ पे मिल सकता है आपको। तो वो लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें अपन अपने जीवन का बीमा निकालते हैं। देन मरीन इंश्योरेंस जो देखते हैं इसके अंदर, इट गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू द डेंजर्स डेंजर्स ऑफ द सी। समुद्रात जे काही वाहतूक, व्यापारी वाहतूक होत असते, त्या वाहतुकीमध्ये असं असतं की सतत काही ना काही नॅचरल कॅलॅमिटीज त्याच्यामध्ये, इव्हन थ्रेट्स, cyclone or other problems, and if you lose your commodity or goods in that particular, you are entitled to get the compensation अगर आपने उसका बीमा निकाल के रखा है। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत सारा माल इधर से उधर अपने देश में, अपने देश से दूसरे देशों में जाता है। रिसेंटली देयर इज वन एग्जांपल कि सुएज कैनल में एक जहाज अटक गया था जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था। तो इससे भी बहुत सारे अगर किसी ने लॉसेस उसके लिए भी कवर करके रखेंगे, उसका इंश्योरेंस होगा, तो उसका भी कंपनसेशन मिलता है। तो या फिर समुद्री लुटेरों ने लूट लिए जहाज को, उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो इसको हम मरीन इंश्योरेंस के अंदर में डाल सकते हैं अंदर।
ठीक है, जो जहाज डूब गया पानी के अंदर में, ठीक है, वैसल से कुछ भी वो डैमेज हो गया, सो द मर्चेंट और बिजनेसमैन लूज देयर शिप और गुड्स, सो अगेंस्ट दैट दे कैन गेट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो वो है मरीन इंश्योरेंस जो समुद्र से रिलेटेड है, समुद्राशी। देन फायर इंश्योरेंस, इफ यू लूज योर प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, इफ यू लॉस्ट या डैमेज हो जाती है आग की वजह से, तो उसका भी इंश्योरेंस निकलता है। फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस उसके अंदर में आ जाता है। एक्सप्लोजन हो गया, लाइटनिंग हो गया, वीज पडली, आग लागली, धमाका झाला, ह्या सर्व फायर इन्शुरन्स मध्ये कव्हर्ड होतात। तर अशामुळे जर घराचं नुकसान झालं, प्रॉपर्टीचं नुकसान झालं, व्यवसायाचं नुकसान झालं, सो यू विल गेट द कॉम्पन्सेशन थ्रू द फायर इंश्योरेंस, ठीक है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर स्लाइड, दैट इज वेयर हाउस, मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट। आपण म्हणतो ना गोदाम, साठवण साठवणगृह किंवा आपण म्हणतो त्याला, तर गोदाम जे आहे किंवा वेअर हाऊस इंग्लिश मध्ये म्हणतात, जिथे माल हा साठवला जातो, ठीक आहे। नाउ लुक एट दिस, देयर इज अ डेफिनेशन, वेअर हाऊस रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ गुड्स and consist of all those activities which are connected with the storage and preserving of goods. There is a second more definition, देखो आप कि warehouse is a defined establishment for the storage or accumulation of goods. माल जमा करण्यासाठी जे काही इस्टॅब्लिशमेंट, जे काही स्थळ आपण त्याला बनवतो, त्याला आपण म्हणतो वेअर हाऊस, स्टोरेज हाऊस म्हणतो आपण त्याला, तिथे माल एकत्र केला जातो, ठीक है, त्याला म्हटलेला है वेयर हाउस याच्यामध्ये, ठीक है, जहाँ पे हम माल जमा करते हैं। हमने सभी लोगों देखते बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ पे माल स्टोर करके रखा जाता है एंड वेटिंग वेटिंग फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। आज भारत में या पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े गोदाम हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद इमीडिएटली ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये एक बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर स्टोरेज नहीं है तो प्रोडक्ट खराब भी हो सकते हैं, ये भी हम देखते हैं की जो साठवणगृह आहे ते याच्यामध्ये येत असतात, ठीक है। तो लुक एट दिस, इसका मेन साठवणूकगृहाचं काम काय आहे, वेअर हाऊसिंग, व्हॉट इज द रोल ऑफ वेअर हाऊसिंग, टू प्रोटेक्ट द गुड्स, प्रिझर्व द गुड्स, जे काही वस्तू आहे त्याला सुरक्षित ठेवणे, साठवून ठेवणे, चांगल्या परिस्थितीत ठेवणे हे वेअर हाऊसचं मेन रोल आहे त्याच्यामध्ये। देन द फंक्शन्स ऑफ वेअर हाऊसेस, व्हॉट आर द फंक्शन्स, लुक एट दिस, दीज आर द फंक्शन्स, की पहिलं जे कार्य आहे वेअर हाऊसचं काय, टू स्टोर द गुड्स, गुड्स ऑर सर्व्हिसेस, मालाला साठवून ठेवणे। दूसरा है प्राइस स्टेबिलाईजेशन, कि अभी लगता है कि देर इज नो गुड प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, many merchant or many businessmen, they wait for the right opportunity, so they store their goods or services in the godown and waiting for right price. Once there is a right price, he ready to sell the product into market. सो किंमत स्थिरतेसाठी पण वेअरहाऊसचा यूज होतो। नंबर 3, रिस्क बेअरिंग, जोखीम सांभाळण्यासाठी वेअरहाऊसचा यूज होतो, की रिस्क कोणत्या, तर फायर, थेफ्ट और एनी नॅचरल कॅलॅमिटीज पासून वाचवण्यासाठी वेअरहाऊसचा यूज होत असतो, त्या जोखमीसाठी। नंबर 4, वित्तीय सेवा म्हणजे सॉरी, सपोज मर्चंट वॉन्ट लोन्स, खूप सारे शेतकरी काय करत असतात आजकाल, की आपला माल गोडाऊन मध्ये ठेवत असतात बँकेच्या आणि त्याच्यावर कर्ज उचलत असतात। या वेअरहाऊसच्या बेसवर मोठ्या मोठ्या व्यावसायिकांना कर्ज मिळत असते। सो warehouse can be used for finance purpose also. Then the number 6, fifth, grading and packing. In the warehouse we can grade the products. आप देखोगे कि उसका ग्रेडिंग क्या होता है कि गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी प्रोडक्ट को हम वी कैन बायफर्केट इन द गोडाउन अकॉर्डिंग टू देयर सेक्शंस, सो इट इझी टू पॅक द गुड्स। तर आपण म्हणतो ना विभागणी करण्यासाठी किंवा त्याचं वेस्टर्न घालण्यासाठी पॅकिंग ह्या शब्द वापरतो आपण, त्याला वेस्टर्न म्हणतात, सॉरी। तर पॅकिंग अँड ग्रेडिंग, that purpose we use the warehouse. ट्रान्सपोर्टेशन, वाहतुकीसाठी वेअरहाऊसचा यूज होत असतो, की एक वेअरहाऊस एकदम गावाच्या बाहेर असते म्हणजे आउट ऑफ द सिटी, सो दॅट द लॉंग व्हेकल्स कॅन इझिली टेक द गुड्स फ्रॉम दॅट वेअरहाऊस इझिली अँड ट्रान्सफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं कि आज
हमको बहुत सारे जैसे नॉर्मली हम वेजिटेबल्स में देखते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स सिर्फ कुछ सीजन में मिलती है, लेकिन अभी वेयर हाउस फैसिलिटी काफी अच्छी बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि वी कैन गेट दैट वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, जो चीजें उस समय वहां अवेलेबल नहीं होती वहां पे अवेलेबल की जाती है। तो टाइम एंड प्लेस युटिलिटी, वेअर हाऊस प्रोव्हाइड द टाइम एंड प्लेस युटिलिटी, वेळ आणि स्थळ उपयोगिता ही प्रोव्हाइड करत असते। ठीक आहे, म्हणजे वेळ आणि स्थळ उपयोगिता म्हणजे जिथे आपण जर राईटली तो माल जर सांभाळून ठेवला, जसं आता नावडेज त्यांनी वेळ पाहिली आता की वन्स अपॉन टाइम जेव्हा कोविड आलं होतं आपल्याकडे लास्ट इयर, कोविड कोविड समोर आला, त्यावेळेस सॅनिटायझरची डिमांड खूप वाढली होती। तर अशा वेळेस भरपूर लोकांनी वेअर हाऊसमध्ये मोठा माल साठवून ठेवला होता आणि दे सेल प्रोडक्ट हाय कॉस्ट, सो दे क्रिएट द टाइम युटिलिटी इन दॅट टाइम लाईक दिस। सो प्लेस युटिलिटी ऑल्सो, जिथे ज्या गोष्टीची गरज आहे ती गोष्ट पोचवली वेअर हाऊसमध्ये ठेवून, ऑब्विसली यू विल गेट द बेनिफिट्स लाईक दॅट। देन प्रोसेसिंग, त्याचं प्रक्रिया करण्यासाठी पण वेअर हाऊसचा यूज होत असतो। असे भरपूर साऱ्या वस्तू असतात, जसे खाद्यपदार्थ आहे, ज्याची प्रक्रिया केली जाते आणि त्याला वेअर हाऊसमध्ये ठेवलं जाते। सो दॅट पर्पज वी कॅन यूज द warehouses. Okay, this is everything about the now the these are the types of warehouses we are going to discuss। जैसे वेयर के बहुत बहुत अलग अलग टाइप्स है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है प्राइवेट वेयर हाउस। जैसे मैंने वॉलमार्ट, बहुत बड़ी कंपनी है, रिटेल कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके बहुत बड़े बड़े और बहुत सस्ते में माल बेचती है। दे प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विसेज एट चीपर रेट। हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज दे बाय इन द बल्क एंड दे स्टोर इन द बल्क। दे हैव लार्जेस्ट वेयर हाउसेस इन द वर्ल्ड। In a different part of the country they have own warehouse। खूप मोठ्या मोठ्या जागेमध्ये त्यांचे स्टोर हाऊसेस आहे। दे परचेस इन द बल्क, व्हेरी बल्क मॅनर, at very cheaper rate, and it is possible to provide the cheap products to customer at cheaper rate। वस्तू स्वस्त मध्ये प्रोव्हाइड करण्यासाठी ते म्हणजे कंपनीला शक्य होते, बाकी कंपन्यांना जमत नाही, कारण की हे ठोक मध्ये माल विकत घेत असतात आणि त्याची साठवणुकीची त्यांच्यापाशी खूप मोठे मोठे गृह आहे, साठवणुकी गृह, तर ते आपला माल साठवून ठेवतात। तर हे प्रायव्हेट वेअर हाऊस असतात, विच इज नॉर्मली बिलोंग्स टू प्रायव्हेट कंपनी। वॉलमार्ट इज द फेमस रिटेल ब्रांड। ठीक है, सेकंड जो टाइप है इसके अंदर में देखो पब्लिक वेयर हाउस, विच पब्लिक वेयर हाउस नॉर्मली यूज बाय द एनीवन, जिसको जरूरत है, एनीवन कैन यूज दिस वेयर हाउस टू स्टोर देयर गुड्स और सर्विस गुड्स इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। जो पब्लिक होता है, जिसमें कोई स्मॉल अमाउंट देनी पड़ती है, एंड वी कैन यूज द स्पेस इन द वेयर हाउस, तो सभी के लिए ओपन होता है। नंबर थ्री, बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस इज नॉर्मली रिलेटेड विद द कि ये जहाँ पे भी पोर्ट होते हैं, बड़े बड़े पोर्ट होते हैं, मुंबई मुंबई साइड में, मुंबई दिल्ली, वहां पे ये नॉर्मली ऐसे बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं, जहाँ पे जो फॉरेन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला गुड्स होता है, उस उसको कस्टम रोक के रखता है। ठीक है, कस्टम जो डिपार्टमेंट होता है, दे चेक कि वेदर यू पे द कस्टम ड्यूटी और नॉट। जो फॉरेन से माल है उसने कस्टम ड्यूटी दी है, नहीं दी तो उनको चार्ज करनी पड़ती। देन दे रिलीज दैट गुड्स टू ओनर वंस दे पेड द कस्टम ड्यूटी। तो ऐसा जो जो कस्टम ड्यूटी नहीं पेड की होती, तो ऐसे माल को वो बॉन्डेड वेयर हाउस में भेज दिया जाता है। ये नॉर्मली ये बॉन्डेड वेयर हाउसेस मुंबई दिल्ली में आपको मिल जाएंगे, कलकत्ता में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीजें वहीं पे उतरती है, दैट्स व्हाई। तो ये तीसरा टाइप का एक वेयर हाउसेस है। नंबर चार, ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। नॉर्मली क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुनिया की होती है, जो अपना माल, जैसे चाइना सेंड देयर गुड्स टू थ्रू यूरोप, अमेरिका, इंडिया, या फिर इंडिया सेंडेड देयर गुड्स और सर्विसेज टू यूरोप, अमेरिका। तो जब ये माल भेजते हैं, तो इनका माल एक तो बाय सी वेज से जाता है, एयर वेज से भी जा सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहे हैं ना कंटेनर आपके स्क्रीन के अंदर में, तो ये कंटेनर में वो लोग स्पेस को रेंट पे लेते हैं और वहां पे अपना माल स्टोर करके रखते हैं। दे पेड ड्यूटी, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह पे ये माल रुकता है, धीरे धीरे पहुंचता है, या फिर वहां कुछ समय के लिए उनको रोक के रखना पड़ता है माल को। इट्स सम काइंड ऑफ प्रोसीजर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट टाइम दे यूज दिस ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। ठीक है, ऐसे वेयर हाउसेस आपको हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया इस साइड में मिलेंगे, मुंबई में मिल सकते हैं, कलकत्ता में भी मिल सकते हैं आप लोगों को।
लेकिन ये फॉरेन में ज्यादा है, जो नॉर्मली सी शोर के बिल्कुल जस्ट बाजू में होते हैं। तो ये है ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस में नॉर्मली ज्यादा यूज होते हैं। देन government warehouses, the ownership of the warehouses belongs to government, and even the farmers and merchant can use this government warehouses। जैसे आप देखते हैं कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दुनिया के सबसे बड़े अनाज के भंडार उनके पास में है, गोदाम है। तो वो लोग भी रेंट पे स्पेस प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को और इन बाकी लोगों को, और गवर्नमेंट भी खुद के पर्पस के लिए इसका यूज करती है। तो गवर्नमेंट वेयर हाउसेस होते हैं जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। एंड देन कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, नॉर्मली जो कोऑपरेटिव बैंक्स भी अपने वेयर हाउसेस प्रोवाइड करती है। जैसे बुल्ढाना अर्बन बैंक के भी खुद के वेयर हाउसेस है, जो मर्चेंट और किसानों के लिए अपना जो माल है, कॉटन रखना है, सोयाबीन रखना है, उसके लिए वो स्पेस प्रोवाइड करती है। इवन दे आल्सो प्रोवाइड द लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द देयर गुड्स और सर्विसेज। जो भी गुड्स उन्होंने अपने स्टोर करके रखे इस वेयर हाउसेस में, उसके वैल्यूएशन पे लोन भी देते हैं। तो ये कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस होते हैं जिसमें एक स्मॉल मिनिमम चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, एंड यू कैन स्टोर योर गुड्स इन दिस काइंड ऑफ वेयर हाउसेस। ठीक है। सो उसके बाद में देखो कि एक कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस भी होते हैं जिसमें सब्जियां, वेजिटेबल्स, जो हाईली परिशेबल आइटम्स होते हैं, हाईली परिशेबल आइटम्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई अर्ली सेड कि नाउ सो मेनी वेजिटेबल्स यू गेट थ्रू आउट द ईयर्स बिकॉज थैंक्स टू कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। ये कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं अपने देश में। जिससे क्या हो रहा है कि आज जो परिशेबल आइटम्स है काफी लॉ, उनकी जो वैलिडिटी है, उनकी जो एक्सपायरी डेट है, काफी आगे बढ़ चुकी है। सो द बिजनेसमैन कैन सेल दैट प्रोडक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ड्यू टू कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। दे कैन प्रोटेक्ट दिस वेजिटेबल्स फॉर लॉन्गर पीरियड, सो दैट कंज्यूमर गेट द पर्टिकुलर वेजिटेबल्स, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, तो ही कैन विल द ऑल द ईयर्स लाइक दिस। ठीक है। एंड दिस इज, यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है इसके अंदर में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दिस टॉपिक विथ यू। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इसके अंदर। सो मैडम, यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है इसके जी सर, अंदर। जी सर। Thank you, sir. On the behalf of थैंक यू। GS College of Commerce, our principal, sir, supervisor, sir, and the entire committee, I express my deep sense of gratitude towards our today's speaker, Professor Rupesh Dahake, sir, for sharing their graceful and valuable knowledge and time. I'm thankful to all the students for attending this meeting. Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मैडम, चलो ओके।